ट्रेन में बैठे वेदा, आर्यन और प्रिया हरिद्वार की ओर जा रहे थे। अब तक आर्यन को प्रिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था और ना ही प्रिया को आर्यन के बारे में। बस वो इतना जानते थे कि वो हरिद्वार जा रहे हैं। सर, सब ठीक तो है ना? वेदा बैठे खिड़की से बाहर की ओर देख रहे थे और कुछ सोच रहे थे। सर, मैं आपको कितने वक्त से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। कितने केसेस है जो पेंडिंग पड़े हैं। माना हमने वो जो एडवांस केस लिए थे उन्हें पूरा कर दिया है, पर और भी काफ़ी केसेस हैं। लोगों को हमारी मदद चाहिए। बाय द वे सर, ये लड़की कौन है और हमारे साथ क्यों जा रही है? कोई न्यू मेंबर है क्या टीम में? और सर, ना जाने क्यों ये मुझे कहीं देखी देखी लग रही है। लग रहा है मैंने इसे देखा हुआ है। आर्यन ने पूछा, जिस पर वेदा आर्यन की ओर देखते हैं और तब उन्हें याद आता है कि उन्होंने आर्यन को कुछ बताया ही नहीं है। उन्होंने बस आर्यन को कहा दिल्ली स्टेशन पर आ जाओ और वो वहां से निकल गए। प्रिया भी आर्यन की ओर देख रही थी, जैसे उसने कहीं तो इसे देखा पर कहाँ उसे याद नहीं आ रहा था। तब वेदा कहते, आर्यन, तुम्हें क्या सच में याद नहीं? ये वो है जिसने हेमंत को मारा था। याद करो, जब हम वेस्ट बंगाल गए थे, ये वहां पर आई थी, उसने उस हेमंत को मार दिया था। ये सुन एकदम से आर्यन उस लड़की की ओर गौर से देखता है और वेदा की बात सुन प्रिया को भी याद आ जाता है कि हाँ, उसने उस वक्त इस लड़के को वहां पर देखा था। सर, अब याद आया, तब वो कुछ अलग से लग रही थी, इसलिए मैं पहचान नहीं पाया। पर ये हमारे साथ क्या कर रही है और हम सब हरिद्वार क्यों जा रहे हैं? जिस पर वेदा ने शुरू से लेकर आखिर तक की सारी बातें आर्यन को बताई। क्वीन ऑफ विचेस के बारे में, उस संजय के असुर के बारे में और कैसे वो सफ़ेद पक्षी वापस आया और फिर चला गया। ये सब सुनकर आर्यन एकदम से खड़ा हो गया और चिल्लाते हुए बोला, क्या फिर वही बला? अरे सर, अब क्या करेंगे? वेदा उसे शांत कराते हैं और बैठने को बोलते हैं। आर्यन, चिल्लाओ मत, शांत रहो। और ये वही बला नहीं है, अलग है। हालांकि संजय भी देवा जैसे खुद की आत्मा पर काबू कर सकता है, पर देवा क्या करता था? वो बच्चों के अंदर जाता था और संजय किसी के भी अंदर जा सकता है। मतलब वो किसी भी शख्स को मारेगा तो उसके अंदर चला जाएगा। तो उसकी यही खासियत है। और इतने वक्त से वो WWH में भी था और हमको शक ही नहीं हुआ कि उसके अंदर क्या साजिश पल रही है। एक असुर को उसने आज़ाद कर दिया, ऐसा असुर जिसका ना तो मुझे नाम पता है और ना ये पता कि वो दिखता कैसा है। बस वो संजय के अंदर था, अब बाहर आ चुका है और उसी के बारे में पता करने के लिए हम हरिद्वार जा रहे हैं, क्योंकि जो सफ़ेद बड़ी पक्षी थी वो वापस चली गई, शायद अपनी दुनिया में, और हमें किसी तरह तो इसके बारे में जानना होगा ना, इसलिए। आर्यन बिल्कुल डरा हुआ था। वैसे सर, वो संजय कहाँ है? मैंने भी उसे देखा है। इतना खतरनाक आदमी तो नहीं लगता वो। जिस पर वेदा बाहर की ओर देखते हुए कहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट से पता चला कि वो अभी अंडमान निकोबार में है। वहाँ ट्रैकर उसकी बॉडी से अलग हो चुका है और लास्ट जहाँ तक हम जानते हैं कि वो अंडमान निकोबार पहुँच चुका है। वाइस प्रेसिडेंट कह रहे थे कि उसकी बॉडी पर अभी कोई मूवमेंट नहीं है, जैसे वो बेहोश हो। पर वो बेहोश होगा, असुर नहीं। वापस ज़रूर आएगा और वो सीधा प्रिया के पास ही आएगा। आर्यन ने प्रिया की ओर देखा, जो चिंतित लग रही थी। आर्यन हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, आप चिंता मत करो, हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। सर, हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग है और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मैं भी हूं। ये सुन प्रिया हंस पड़ी और वेदा भी। भारी माहौल हल्का हो गया। वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर रघु इस अनजान शख्स की पहचान पता करने में लगे हुए थे। ये शख्स कुछ तो अलग था। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। उसे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था और जैसा कि डॉक्टर ने कहा था, उसे 1-2 दिन में होश आ जाएगा, पर उसे होश उससे पहले ही आ गया। उसकी आंखें खुली। उसने हॉस्पिटल के कपड़े पहने हुए थे। वो स्ट्रेचर पर था और उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। जैसे वो उठा, डॉक्टर ने जल्दी से इंस्पेक्टर को बुलाया और इंस्पेक्टर उस
6 फुट लंबे शख्स के पास आए और उन्होंने पूछा, कौन हो तुम? क्या तुम अंडमान निकोबार के हो या कहीं और से आए हो? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? क्या किसी ने तुम्हें पानी में धक्का दे दिया था? ये सब बातें सुनता वो शख्स अपना सिर पकड़ लेता है और सोचने लग जाता है कि वो कौन है और यहां पर आया कैसे। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मैं कौन हूं और यहां क्या कर रहा हूं? भारी आवाज में उसने कहा और सुनते ही डॉक्टर आगे आए। तुम्हें क्या कुछ भी याद नहीं है कि तुम कौन हो और कहां से आए हो? जिस पर उस शख्स का वही जवाब होता है, मैं कौन हूं और कहां से आया हूं। डॉक्टर ने माथा पकड़ा और कहा, जिस चीज का डर था वही हुआ। इसके सर पर इतनी गहरी चोट आई, इसकी याददाश्त चली गई। इसे याद ही नहीं कि यह है कौन। और साला मैं सोच रहा था कि इसे इतनी चोटें आई, ये 2 दिन में ठीक हो गया। कैसा आदमी होगा ये? मैं तो जानना चाहता था कि इसकी डाइट क्या है जो इसके घाव इतनी जल्दी भर गए। इस साले को तो कुछ याद ही नहीं है। ये सब सुनता वो शख्स किलसा और बोला, और डॉक्टर क्या बकवास कर रहा है? बता मैं कौन हूं और यहां पर क्या करूं? और मेरा शरीर इतना भारी और बड़ा क्यों लग रहा है? मेरे सर में भी दर्द हो रहा है। तुमने कुछ किया तो नहीं मेरे साथ? वो ये बोलते हुए खड़ा हुआ और डॉक्टर की ओर बढ़ा। इंस्पेक्टर रघु ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो उसे रोकना चाहते थे, पर उस शख्स ने इंस्पेक्टर के हाथों को पकड़ा और खींचा। इंस्पेक्टर किसी कागज के टुकड़े की तरह आगे आ गया। उस शख्स के अंदर इतनी ताकत थी, ये किसी ने सोचा ही नहीं था। अकेले उसने इंस्पेक्टर को आगे से खींच लिया जैसे वो एक रुमाल हो। छोड़ मुझे वरना गोली चला दूंगा। उस शख्स ने इंस्पेक्टर को छोड़ा जिससे वो नीचे गिरा। ये तो बहुत ताकतवर है। सुनो, नाम तो तुम्हें याद नहीं तुम्हारा? चलो मैं तुम्हें एक नाम देता हूं। तुम पानी से आए हो ना, तो नीरज। अभी के लिए तुम्हारा नाम नीरज है, तब तक जब तक तुम्हें सब कुछ याद नहीं आ जाता। तुम कौन हो, तुम कहां से हो, ये हम भी नहीं जानते। बस तुम एक मछुआरे को मिले थे पानी के अंदर, तुम्हें चोटें लगी थी और मैंने तुम्हारा इलाज किया। देखो नीरज, मैं चाहता हूं कि तुम यहीं पर रुको। अभी पास में हमारा गांव है, वहां पर सब तुम्हारा ख्याल रखेंगे और जब तक तुम्हें सब कुछ याद नहीं आता तुम वहां पर रुक सकते हो। डॉक्टर उसे रुकने को कह रहा था, पर उसकी भाषा में कोई स्वार्थ झलक रहा था। पर खैर वो शख्स मान जाता है और इंस्पेक्टर और वो डॉक्टर एक दूसरे की ओर देखते हुए मुस्कुराते हैं।